सर अपना परिचय बताएंगे। मैं पुरुषोत्तम लाल सोनी। सर आज की जो मीटिंग ऑनलाइन हुई है उसके बारे में क्या उद्देश्य है आपका, क्या कहना है? ऑनलाइन मीटिंग इसलिए रखना पड़ा कि कोविड-19 को देखते हुए सोशल डिस्टेंस और लोगों की भीड़ इकट्ठी न हो और हम संक्रमण से बच सकें, इसलिए जो मीटिंग हम रेगुलर करते आते हैं उसको बंद करके हमने ऑनलाइन मीटिंग रखी है। और इसमें एक फ़ायदा, हमें बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ। पूरे प्रदेश के लोग हमारे साथ जुड़ गए, जितने भी वरिष्ठ हैं। इस दूसरा, मीटिंग में कौन कौन थे सर? इस मीटिंग में बालकों के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रिटायर्ड श्री C.W. देवरस जी थे, और दुर्ग से बैंक के अधिकारी रिटायर्ड जो कि हमारे कॉन्फेडरेशन के महासचिव हैं वो थे। मैं स्वतः बालको नगर कल्याण समिति का महासचिव हूँ और साथ ही छत्तीसगढ़ कॉन्फेडरेशन का सह सचिव हूँ। इसमें मुख्य रूप से जो अतिथि आए थे उसमें मिस्टर R.K. विज जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं स्पेशल से, श्री दीपांशु काबरा साहब बिलासपुर से जो कि इंस्पेक्टर जनरल है, उसके अलावा लायंस क्लब के गवर्नर महोदय आए हुए थे। साथ ही साथ EPS 95 के लिए सेक्रेटरी जी को बुलाया गया था। कम से कम इसमें 22 संगठन हमारे जुड़े सर उसमें, और उपस्थिति हमारी 99 सदस्यों की थी, जो कि हमारे लिए भी एक बहुत अच्छी उपलब्धि है और लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करना था और सम्मान करना था। तो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की वजह से हमने ये पहली बार वर्चुअल मीटिंग रखी है। इसके पहले हम इन लोगों के साथ फिजिकल मीटिंग रखते थे और इससे कम मैसेज लोगों को हम दे पाते थे। आज हम पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के मैसेज दे पा रहे हैं कि इस दिवस का क्या महत्व है और इस कोरोना काल का हमको किस तरीके से लाभ उठाना चाहिए। तो जहाँ लोग कोरोना काल से परेशान हैं वहीं हमने एक सफलतापूर्वक आयोजन किया। और डॉक्टर अखिलेश स्पेशली इसलिए बुलाए गए थे कि वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी दे रहे थे और उन्होंने अपना नंबर भी दिया है और मृत जनों के लिए उन्होंने कहा है कि वो 24 घंटे मेरे से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद सर। माता सरस्वती शारदा, माता सरस्वती शारदा, हे माता सरस्वती शारदा, विद्यादानी दयानी दुःखहरिणी, जगत जननी ज्वालामुखी, माता सरस्वती शारदा। धन्यवाद। ओवर टू सोनी जी। बहुत बहुत धन्यवाद मुदाफरे साहब। इस सुमधुर वंदना का निश्चय ही आप सभी ने आनंद लिया होगा। किसी भी संस्था को सुचारू रूप से चलाने में एक प्रेरक उत्साही अध्यक्ष बहुत जरूरी होता है। हमारे छत्तीसगढ़ वरिष्ठ नागरिक कॉन्फेडरेशन के अध्यक्ष श्री चंद्र प्रकाश देवरस अपने नाम के अनुरूप और हमारी संस्था की गतिशीलता में उनका महत्वपूर्ण महती योगदान मैं भीष्म पितामह तुल्य आदरणीय देवरस साहब को आमंत्रित करता हूं और अनुरोध करता हूं कि आप कृपया अपना अध्यक्षीय उद्बोधन देंगे। श्री देवरस। धन्यवाद सोनी जी। आज के इस तृतीय वार्षिक बैठक में उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों का मैं वंदन, स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन्स भी है। इस अवसर पर मैं सभी वरिष्ठ जनों का अभिनंदन करता हूं। उनके सुखी, स्वस्थ, मस्त और व्यस्त जीवन की कामना करता हूं। कोरोना काल के कारण हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिल पा रहे हैं, तथापि श्री सोनी और श्री लालचंद जैन जी के अथक प्रयासों से आज हम 80 से ऊपर पूरे प्रदेश भर के सदस्य एक दूसरे से मुखातिब हो रहे हैं और यह हमारी जागरूकता का प्रतीक है।
26 मई 2019 को हमारे संगठन का चुनाव हुआ था और उसके पश्चात कोरोना काल लगने तक यानी करीब करीब 7-8 महीने में हम लोगों ने कई कार्यक्रम वरिष्ठ नागरिक संगठन के द्वारा और हमारे संगठन से जो संलग्न है इन सभी के द्वारा किया गया है। इसमें उल्लेखनीय है कि हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के ग्रामीणों की समस्याओं का प्रत्यक्ष अवलोकन किया और उन्हें जो मदद हम कर सके वो की। कवर्धा, बिटकुली, बेलतरा ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में हमें सत्यम सेवा मंडल की ओर से बड़े ही उदारता पूर्वक साड़ियां, कंबल कई दानदाताओं ने दिया और उसका हमने वितरण किया। इसी तरह से होली मिलन कहीं पर और साइबर क्राइम के ऊपर में बिलासपुर के एसपी महोदय की अध्यक्षता में, इसी तरह भिलाई दुर्ग में साइबर क्राइम के ऊपर भी जागरूकता कार्यक्रम हम लोगों ने किया। इस तरह के कार्यक्रम जो संभव हो सके वो किए, लेकिन पिछले 4 महीनों में कोरोना के कारण से हम लोग करीब करीब सुप्त थे, जो आज हम यानी 25 तारीख से ही हम लोग जागे हैं और उस माध्यम से जुड़ रहे हैं। आपका पुनः एक बार स्वागत है। आपको शायद मालूम होगा कि अपने छत्तीसगढ़ में करीब 26 लाख वरिष्ठ जन हैं और इन 26 लाख वरिष्ठ जनों में करीब 18 लाख वरिष्ठ जन ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और इन 18 लाख वरिष्ठ जनों में महिलाओं की संख्या भी करीब करीब 10 लाख है। अतः और उनकी स्थिति खास करके छत्तीसगढ़ में बड़ी ही दयनीय है और इसीलिए हमारा संगठन मुख्य 4 बातों के लिए ही कार्यरत है और कार्य करना चाहता है। सबसे पहले कि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के लिए निःशुल्क वृद्धाश्रम की स्थापना प्रत्येक जिले में शासन के द्वारा या कारपोरेट सेक्टर के द्वारा की जाए। दूसरा, पेंशन, आर्थिक सुरक्षा हमारे प्रदेश में सबसे कम है और वो भी बीपीएल को ही दी जाती है, मात्र 350 और 80 वर्ष के ऊपर के लोगों को 500 रुपए, जबकि अन्य प्रदेशों में यह कम से कम 3000 है और अधिकतम 10,000 तक है। तो हम इस विषय और तीसरा, हमारे किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जेरियाट्रिक मेडिसिन का प्रावधान नहीं है इनको। और चौथा, जो एक्ट सरकार ने पास किया है 2007 एक्ट, माता पिता का भरण पोषण एक्ट 2007, इसके सही रूप से क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार के द्वारा अभी कोई नीति नहीं बनाई गई है। इन चारों मुद्दों को लेकर के हम राज्य सरकार पर अपना दबाव डालना चाहते हैं और इसी के लिए हमारा संगठन मजबूत होना चाहिए ताकि हमारी उपस्थिति अच्छे ढंग से वहां दर्ज हो और हमारी बात को सुना जाए और हमें तत्काल कुछ न कुछ उसके रिजल्ट मिल सकें। जहां तक राष्ट्रीय योजनाओं का सवाल है, आपको मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर अश्विनी कुमार जी, जो IAS U3A के सदस्य हैं, इनके द्वारा एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के ऊपर में। 13 दिसंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया था और इस फैसले में 4 बातों का उल्लेख कर केंद्र सरकार से इसके क्रियान्वयन के लिए क्या एक्शन लिया गया है इसकी जानकारी मांगी थी। ये चार मुद्दे हैं। पहला, रियलिस्टिक पेंशन, दूसरा रियलिस्टिक शेल्टर, तीसरा रियलिस्टिक जेरियाट्रिक मेडिकल केयर और चौथा इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन MPWC 2007। हर एक राज्य में वरिष्ठ नागरिक संगठन तैयार हो रहे हैं। अपने पूरे देश में अभी 21
राज्य स्तरीय संगठन हैं और वे सभी काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ भी अग्रणी भूमिका निभाए। इसके लिए आप सभी का साथ जरूरी है और मैं सभी उपस्थित लोगों से निवेदन करूंगा कि वे अपनी जानकारी में जहां जहां भी जा सकते हैं वरिष्ठ जनों को जगाएं और जगा करके वहां संगठित करें, संगठन बनाएं और हमसे जुड़ें, ताकि हम अपनी आवाज को राज्य शासन के समक्ष बुलंद कर सकें और जरूरत की चीजें हम प्राप्त कर सकें। पुनः एक बार आप सभी का स्वागत है और सभी का इस दिन विशेष पर अभिनंदन है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में जैसे ही ये कोरोना का संक्रमण थोड़ा सा कम हो जाता है, हम लोग पुनः मिलेंगे। आइए आप सभी मिल करके हम इस आंदोलन को सफल बनाएं और संविधान के अनुरूप गरिमामय और सम्माननीय जीवन की जो अपेक्षाएं हैं उन्हें पूरी करें। धन्यवाद। ओवर टू मिस्टर सोनी प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद देवराज साहब, आपने 10 मिनट में बहुत सारी बातें हम लोगों को बताई। इसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। और मैं आपका आभार इसलिए भी व्यक्त कर रहा हूं कि मैं मास्टर ऑफ सेरेमनी ही नहीं, मैं यहाँ का जॉइंट सेक्रेटरी भी हूँ। इसलिए मैं इस अधिकार के साथ आपको धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। मैं अपने ऊर्जावान महासचिव छत्तीसगढ़ ज्येष्ठ नागरिक कॉन्फेडरेशन को आमंत्रित करता हूं कि वो अपने कार्यकाल का जितना भी कार्यक्रम प्रतिवेदन जो भी उन्होंने तैयार किया है लिखें, और उनकी व्यवहार कुशलता व मेहनत से हम सब उनके बहुत आभारी हैं। और जिस तरीके से उनका अपना कार्यकाल चल रहा है, मैं उनको बधाई देता हूं। अब मैं निवेदन करूंगा कि कृपया अपने महासचिव प्रतिवेदन को प्रस्तुत करें। श्री लालचंद जैन साहब, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है। धन्यवाद सोनी जी। मैं अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर आप सभी लोगों की बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ तथा सभी वरिष्ठों को प्रणाम। आज इस वेबिनार मीटिंग के माध्यम से हम अपनी छत्तीसगढ़ वरिष्ठ नागरिक कॉन्फेडरेशन की वार्षिक आम सभा का भी आयोजन कर रहे हैं। बहुत सारी बातें अभी देवराज साहब ने बताया, फिर भी मैं छत्तीसगढ़ वरिष्ठ नागरिक कॉन्फेडरेशन की संगठनात्मक शक्ति के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहूंगा। हमारी राज्य स्तरीय संगठन का पंजीयन 15 मार्च 2017 को हुआ था। हमें राज्य स्तरीय संगठन बनाने की प्रेरणा हमारे आयुष्मान अखिल भारतीय वरिष्ठ नागरिक महासंघ के तत्कालीन महासचिव श्री अनिल काछखेड़ीकर जी से प्राप्त हुआ था। वो हमेशा हमें जोर देते रहते थे कि जब अन्य राज्यों में राज्य स्तरीय संगठन कार्य कर रहा है तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं बनाते, जबकि छत्तीसगढ़ के दुर्ग, देवलागढ़, भिलाई और बिलासपुर के सदस्य सक्रियता से अखिल भारतीय अधिवेशन में भाग लेते थे, तो उनसे उनका उत्साह बढ़ता था। और अनिल काछखेड़ीकर जी हमारे बेमेतरा जिले से ही संबंधित है, इसलिए उनकी ज्यादा विशेष रुचि थी कि छत्तीसगढ़ राज्य में एक संगठन का गठन हो। आज से लगभग 5 साल पहले राजस्थान में जब इसका अधिवेशन हुआ था तो हम छत्तीसगढ़ के लगभग 40 प्रतिनिधि वहां उपस्थित थे, जिसमें दुर्ग, भिलाई, रायपुर के अधिकतम प्रतिनिधि थे। वहां बैठकर यह निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ़ स्तर का संगठन का गठन किया जाए। एडहॉक कमेटी एडहॉक कमेटी बनाई गई, जिसके एडहॉक कमेटी के सर्वप्रथम अध्यक्ष रायपुर के श्री स्वर्णकार जी थे तथा कोषाध्यक्ष भिलाई के अप्पारी जी थे। उस टाइम देवराज साहब को संगठन सचिव बनाया गया था। आपने बहुत मेहनत किया उसके पश्चात, और छत्तीसगढ़ राज्य में हमारी संगठन को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान किया, अथक परिश्रम किया। उसके कारण से आज हमारे संघ में, छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय संगठन में लगभग 28 संघ विभिन्न शहरों के जुड़े हुए हैं और लगभग हमारी सदस्य संख्या आज 5000 से ऊपर क्रॉस हो चुकी है। मैं आप सभी लोगों को इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि आप अधिक से अधिक संख्या में हमारे संघ से जुड़ रहे हैं। और जुड़ के एक थोड़ा निवेदन और करना चाहूंगा कि अभी हमारा कई जिलों में प्रतिनिधित्व नहीं है, इसके लिए मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहूंगा कि आपके
के 150 किलोमीटर के रेडियस में जो भी विभिन्न शहर आते हैं वहाँ थोड़ा सा अपना प्रचार प्रसार करें और थोड़ी सी कोशिश करें कि वहाँ पे ज्येष्ठ नागरिक संघ का, वरिष्ठ नागरिक संघ का गठन हो सके और वो हमसे जुड़ सके, जिससे हमारी संगठन क्षमता मजबूत हो सके और मजबूती के साथ में छत्तीसगढ़ शासन के पास अपना जो भी समय समय पर हमारी डिमांड होती है, मांगी होती है, उनको हम अपनी रख सके। इस संदर्भ में मैं आगे और बताना चाहूंगा कि हमारे संघ में 28 संघों के अलावा कुछ संरक्षक सदस्य भी है। संरक्षक सदस्यों में श्री बजरंग लाल जी खेरिया बिलासपुर, श्रीमती निर्मला अग्रवाल दुर्ग और श्री CL राठौर जांजगीर है। इन विशिष्ट संरक्षक सदस्यों को हमारे चुनाव में वोट देने का अधिकार रहता है। ये हमारे डायरेक्ट सदस्य है। इसके अतिरिक्त 5 आजीवन सदस्य भी है। 5 आजीवन सदस्य में श्री CP देवरस बिलासपुर, श्री रमेश कौशिक बिलासपुर, श्री दामोदर मुदाफरे मरोदा भिलाई, श्री लालचंद जैन दुर्ग एवं श्री RK सिंह दुर्ग। इन सदस्यों, आजीवन सदस्यों को भी हमारी संगठन की गतिविधियों में सीधे भाग लेने का अधिकार है तथा उनको भी हमारे चुनाव में मत देने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त जो हमारे विभिन्न संघ हमसे जुड़े हुए हैं उनके अध्यक्ष और सचिव हमारे सेंट्रल काउंसिल के पदेन सदस्य होते हैं। इन अध्यक्ष सचिव के पदेन सदस्य के अलावा उनकी सदस्य संख्या के आधार पर प्रति 50 सदस्य एक सेंट्रल काउंसिल के हमारे मेंबर होते हैं, जिनको हमारे चुनाव में वोट देने का अधिकार होता है। हमारा संगठन अखिल भारतीय स्तर पर भी बहुत सक्रिय है। जब हमारे संगठन का गठन भी नहीं हुआ था उसके पहले भी हमारे क्षेत्र से मिस्टर अजय आनंद भी अखिल भारतीय संघ के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। इसके पूर्व श्री CP देवरस जी बिलासपुर से अखिल भारतीय संगठन के उपाध्यक्ष रह चुके हैं और 3 साल उन्होंने अपनी सक्रियता के साथ अखिल भारतीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है तथा छत्तीसगढ़ को भी एक पहचान दिया है। अब देवरस साहब को विभिन्न कमेटियों में नॉमिनेट भी किया जा रहा है और शासन द्वारा बुलाया भी जाता है। इसके अतिरिक्त मैं और एक बात और बताना चाहूंगा। हमारा अभी देवरस साहब ने तो थोड़ी सी चर्चा कर दी है। 26/5/19 को हमारा बिलासपुर में चुनाव हुआ था, जिसमें श्री जमील अहमद जी चुनाव अधिकारी थे तथा उन्होंने संघ के नियमानुसार, संघ की विनियमावली के अनुसार 3 सदस्यों का चुनाव करवाया था, जिसमें अध्यक्ष पद पर श्री CP देवरस साहब, महासचिव पद पर माई लालचंद जैन एवं कोषाध्यक्ष पद पर श्री देवेंद्र कुमार जी शर्मा निर्वाचित हुए थे। इसके अतिरिक्त अन्य पदाधिकारियों का मनोनयन अपने संघ की विनियमावली के अनुसार अध्यक्ष महोदय द्वारा किया जाता है। हमारे संघ में लगभग कार्यकारिणी सदस्यों में 28 कार्यकारिणी सदस्य है। उसकी सूची में आपको अलग से प्रेषित कर दूंगा। फिर भी हमारे संघ में 5 उपाध्यक्ष है और एक महिला उपाध्यक्ष भी है। महिला उपाध्यक्ष के रूप में श्रीमती यमुना साहू जी कार्यरत है। पिछले साल हमने अपना राज्य के वरिष्ठ नागरिकों के सम्मेलन 29/11/2019 को कला मंदिर भिलाई में दुर्ग संघ के सहयोग से एवं मरोदा भिलाई संघ के सहयोग से आयोजन किया था। इसमें लगभग पूरे राज्य के लगभग 300 सदस्य शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम 29/11/2019 को भिलाई में, कला मंदिर भिलाई में वरिष्ठ नागरिकों राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन का आयोजन करने की महती जिम्मेदारी नागरिक संघ दुर्ग और वरिष्ठ नागरिक समिति भिलाई ने जिम्मेदारी से निभाया था। धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में मैं सभी इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हुए सभी सदस्यों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जहां तक आय व्यय छत्तीसगढ़ वरिष्ठ नागरिक महासंघ संगठन का आय व्यय का प्रश्न है, उसके पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे संगठन से 28 संगठन जुड़े हुए हैं महासंघ से, इसमें करीब 5000 सदस्य हैं। हम और भी लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं सभी साथियों के माध्यम से। अब हम आते हैं वर्ष 1/4/2019 से लेकर 31/3/2020 आय व्यय का बारे में आपको प्रस्तुत करता हूं। पेमेंट में है पोस्टेज 100 रुपया, लीगल रजिस्ट्री फी है 2000 रुपया, एफिलिएशन फी टू मुंबई में खर्च हुआ है 4000 रुपये, ट्रेवलिंग खर्च में हुए हैं 4143 रुपये, कॉन्फेडरेशन का खर्च हुआ है जो हमने भिलाई में आयोजन कराया था वार्षिक अधिवेशन 98,400 रुपये, SMS चार्ज बैंक है 70 रुपये 80 पैसा
और सरप्लस में है 1,12,359 रुपये 20 पैसा। इस प्रकार से टोटल खर्च में बनता है 2,21,073 रुपये। अब इसके विरुद्ध में प्राप्ति है एफिलेशन फी 7,750 रुपये, लाइफ टाइम मेंबरशिप से हमें मिला है 10,000 रुपये, डोनेशन फ्रॉम समाज कल्याण विभाग दुर्ग से मिला है 2 लाख रुपए, और बचत खाता से हमें ब्याज मिला 3,323 रुपए। इस तरीके से इसका बैलेंस बनता 2,21,073 रुपए। अब बैलेंस शीट हम 31 दिन के बीच में ये हमारा बनता है। हमारी लाइबिलिटी कोई नहीं है। ओपनिंग कैश बैलेंस था 4,360 रुपए, ओपनिंग बैलेंस बैंक का था 5,55,696 रुपये 10 पैसा, और सरप्लस का था 1,12,359 रुपये 20 पैसा। इस प्रकार से बनता है 1,72,415 रुपये 30 पैसा। इसका अगेन एसेट्स कुछ नहीं है, ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं है, और कैश इन हैंड JNJ के पास में है 7,760 रुपए, और बैंक में कैश जमा है 1,64,655 रुपये 10 पैसा। इस तरीके से हमारा बैलेंस शीट बनता है 1,72,415 रुपये 30 पैसा। अब बजट हमारा 2020-21 का निम्नानुसार हमने निर्धारित किया है। व्यय हो सकता है सब मतदाता शुल्क से 6,000 रुपए, पंजीयन शुल्क 2,000 रुपए, यात्रा खर्च 20,000 रुपए, मीटिंग खर्च 10,000 रुपए, स्टेज में 2,000 रुपए, और बचत 5,000 रुपए। योग आता है 45,000 का। अब इसके विरुद्ध में हम प्राप्ति करना चाहेंगे संबद्धता शुल्क से 10,000 रुपए, आजीवन सदस्यता से 10,000 रुपए, दान से प्राप्त करना चाहेंगे 20,000 रुपए, और बैंक के ब्याज से प्राप्त करना चाहेंगे 5,000 रुपए। इस तरीके से 45,000 रुपए का हमने अपना बजट निर्धारित किया है। और मैं आप सभी सम्माननीय सदस्यों से चाहूंगा कि इसे जो है आप स्वीकृति प्रदान करें आप सब मिल करके। धन्यवाद। अंत में मैं यही कहूंगा कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और इस साइबर क्राइम के जमाने में और कोरोना के महामारी में सावधान रहें और सतर्क रहें। धन्यवाद। देवेंद्र कुमार शर्मा जी कोषाध्यक्ष, जिन्होंने अपना पूरा प्रतिवेदन दिया है, तो मेरे ख्याल से सभी सदस्य इस प्रतिवेदन से सहमत होंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आवश्यकता के अनुसार उन लोगों को कॉपी दे दी जाएगी। आप लोग, मैं म्यूट करके रखा हूं, कृपया तालियों से इस आय व्यय के ब्यौरे के प्रतिवेदन में अपनी सहमति जाहिर करें। आप लोग कृपया क्लैपिंग कर सकते हैं। आप लोगों की क्लैपिंग का इंतजार है। धन्यवाद शर्मा जी, आपका आय व्यय का ब्यौरा पास किया जाता है। थैंक यू वेरी मच। अब मैं डॉक्टर अखिलेश, जो बिलासपुर में हमारे अध्यक्ष महोदय के सुपुत्र भी हैं और 25 बेडेड हॉस्पिटल ऑपरेट कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा उनका परिचय आप लोगों को देना चाहूंगा। आज हम सभी का जीवन एक वैश्विक महामारी कोरोना के आतंक के इर्द गिर्द उलझा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने तरीके से बचने की कोशिश में है, पर एक सुयोग्य डॉक्टर से बढ़कर हमें इससे बचने का उपाय कोई नहीं बता सकता है। और मैं चाहूंगा कि वो अपने को अनम्यूट करें, और मैं थोड़ा सा आपका परिचय देना चाहता हूं, जिससे लोग आपसे अधिक से अधिक लाभ उठा सके। तो इससे एक सुयोग्य डॉक्टर से बढ़कर हमें इससे बचने का उपाय कौन बता सकता है? हमारे अध्यक्ष के होनहार सुपुत्र डॉक्टर अखिलेश देवरस बिलासपुर द्वारा कोरोना वायरस के विषय में सारगर्भित जानकारी प्राप्त करें। आपकी शिक्षा के विषय में मैं जानकारी देना चाहूंगा। आप MBBS, DTCD, DNB और रेस्पिरेटरी डाइस FGGP पल्मोनिस्ट 2009 ऑनर बाय बोथ CM डॉक्टर रमन सिंह एंड डॉक्टर भूपेश बघेल। हमारे लिए गर्व की बात है कि आप हमारे बीच में हैं, और मैं ये बताना चाहूंगा लोगों को कि इनका खुद का ऑन हॉस्पिटल 25 बेडेड बिलासपुर में तिलक नगर के पास ही अवेलेबल है। किसी परेशानी के लिए भी उनसे संपर्क आप कर सकते हैं, और आज का उद्बोधन हम सभी के लिए बहुत कारगर होगा। मैं 2 लाइनें बोलना चाहता हूँ। जल जले यूं ही नहीं आते, दखल देते हैं हम खुदा की खुदाई में। तो मैं प्रस्तुत करता हूं डॉक्टर अखिलेश देवरस। सूर्य अंकल प्रणाम, और आप सभी प्रबुद्ध वरिष्ठ एवं विद्वान जनों का इस मीटिंग में स्वागत है। और आपने मुझे, मैं अनुग्रहित महसूस कर रहा हूं कि आप सबने मुझे एक मौका दिया। कोरोना जैसी महामारी जो कि अब शायद अपनी चपेट में बिलासपुर एवं समस्त जगह को ले चुकी है, उसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान आप लोगों को देने के लिए, हालांकि मैं बहुत छोटा हूं आप सबके सामने,
पर बीमारी कुछ नहीं है और नए लोगों के संसर्ग में रहना जरूरी है। तो जैसा मैं समझ पा रहा हूँ कि ये बीमारी अब एक वैश्विक बीमारी का रूप ले चुकी है और बिलासपुर एवं इस बिलासपुर जिले तथा छत्तीसगढ़ के हर गली मोहल्ले में यह विद्यमान है। मैं सोचता हूँ हर चौथे घर में एक कोरोना का मरीज अब मिल सकता है। तो चिंता कहाँ करें, बचें कैसे और इसका उपाय क्या है, ये तीनों चीजें ध्यान रखना जरूरी है। तो पहले तो ये बता दूं आपको कि कोरोना एक वायरस है जो कि चाइना में उत्पत्ति हुई, जैसा कि हम सब जान रहे हैं, और ये धीरे धीरे फैलते फैलते पूरे विश्व में आ गया। इसके कुछ प्रमुख लक्षण हैं जिसमें कि सबसे ज्यादा जरूरी है और जो सबसे ज्यादा कॉमन मिलता है वो है बुखार। तो ऐसा बुखार जो कि पहले 99-100 रहता है और फिर धीरे धीरे वो बढ़ते जाता है। खासकर हम लोग देख रहे हैं कि ये कोरोना में 2 पीक आते हैं, बुखार के 2 पीक आते हैं। कहने का मतलब है जब आदमी संक्रमित होता है तो पहले उसको 2-3 दिन के लिए बुखार रहेगा, उसके बाद अचानक बुखार गायब हो जाएगा और फिर अचानक वो 5वें से 6वें दिन से फिर से हम लोग उसमें बुखार की उत्पत्ति देखते हैं। तो इसका ये कारण ये रहता है कि पहले तो वायरेमिया होता है, यानी वायरस जो बॉडी को संक्रमित करता है उसके कारण बुखार आता है, और दूसरी बार जब बुखार आता है तब बॉडी जो वायरस को रिएक्ट करती है उसके प्रति, जो वायरस के प्रति रिएक्ट करती है उसमें हमको दूसरा बुखार आता है। इसके साथ साथ हमें खांसी आना, खांसी के साथ साथ श्वास में यदि दिक्कत आने लगे तो हमें चिंता का विषय समझना चाहिए। आमतौर पे 90% लोगों में ये एसिम्प्टोमेटिक रहता है। एसिम्प्टोमेटिक का मतलब है कि बड़े माइल्ड से लक्षण, यानी सर्दी खांसी और हल्का सा बुखार से वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। पर हम जो देख रहे हैं कि 55 प्लस लोगों में, यानी वरिष्ठ जनों में, सीनियर सिटीजन्स में हम लोग इसके कॉम्प्लिकेशन रेट्स काफी देख रहे हैं। खासकर वो व्यक्ति जिनको शुगर है, बीपी है, या फिर कोई बाईपास या हार्ट की या सांस संबंधी तकलीफ है, या वो व्यक्ति जिनको किडनी रोग से ग्रसित है। तो हमें अब विशेष ध्यान ये देना है कि हम बचाव कैसे करें। तो ये एक सिंपल मास्क और एक ये N95 मास्क, आप अभी तक तो यही समझें कि ये कोरोना का वैक्सीन है। मास्क ही अभी तक का कोरोना का वैक्सीन है। इसको आप जितना ज्यादा हो सके वो उपयोग में लाएं। मेरा तो अभी भी ये सजेशन रहेगा कि जैसे आप लोग सब अभी ये जूम मीटिंग कर रहे हैं, तो यदि कोई संगोष्ठी ही करना है, कोई सभा ही करना है, तो वर्चुअल कॉलिंग और वर्चुअल मीटिंग ही सबसे बढ़िया रहेगा। भीड़ से बचें। सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि भीड़ से बचना हमें जरूरी है, और बहुत ज्यादा क्राउडेड जगह और बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड जगह में रहने की बचे, जैसे कि सब्जी बाजार हो या कोई छोटा रूम हो जहाँ 5-6 लोग रहे। आमतौर पे हम लोग देख रहे हैं कि यह वायरस 6 फीट से ज्यादा दूर एयरबॉर्न नहीं हो पा रहा है। कहने का मतलब है यदि आपने 6 फीट से ज्यादा दूरी, इसके बाद भी मैं आपको उद्बोधन लूंगा सर, रखी हुई है, तो फिर चिंता करने की बात नहीं रहेगी। मास्क हमेशा पहने, घर में भी हो सके तो मास्क पहने, और अगर घर में आप बाहर निकल रहे तो मास्क आवश्यक रूप से पहने, और जो भी व्यक्ति आपको संपर्क में आ रहा है उसको बोलिए कि आप दूर रहें और मुझसे मास्क लगा के ही बात करें। तीसरी चीज जो जरूरी है वो है मेटिकुलस हैंड वॉशिंग। अपने हाथ को घर से बाहर निकलने के बाद और घर में आने के बाद जरूर हाथ धोएं। उल्टा नहा लें तो भी कोई बुरा नहीं रहेगा। हाथ धोने के बड़ा सिंपल सूत्र है जिसको हम सब याद कर सकते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं सुमनके। एस फॉर सीधा, मतलब हाथ को सीधा रगड़ें। यू फॉर उल्टा, यानी हाथ को उल्टा रगड़ें। SU, M से मुट्ठी, मुट्ठी बंद करके अच्छे से साफ करें। A से अंगूठा, अंगूठे को अच्छे से रगड़ें। N से नाखून, नेल्स, नेल्स को अच्छे से रगड़ें। और K से कलाई, कलाई को अच्छे से रगड़ें। तो ये सुमनके, ये हैंड वॉशिंग का तरीका है। अगर आप ऐसे हैंड वॉशिंग करते हैं तो आपको आमतौर पे 20 से 25 सेकंड लगेंगे और आपके हाथ सुरक्षित रहेंगे। ये जरूरी है कि आप साबुन से हाथ धोएं। सैनिटाइजर से हाथ धोने में कई लोगों को स्किन की एलर्जीज और स्किन की ब्लैकनिंग होना, स्किन में खुजली आना, स्किन में रैशेज होना हम लोग बहुत कॉमन देख रहे हैं, क्योंकि सैनिटाइजर्स अभी उतने अच्छे क्वालिटी के आ नहीं रहे।
तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि घर में जो आमतौर पे पाए जाने वाले साबुन है उन्हीं से आप धोएं। तो ये हुआ बचाव का तरीका। यदि समझ लीजिए हम संक्रमित होते हैं तो क्या करें? तो सबसे पहले ये ध्यान रहे कि आप अपने लक्षणों के प्रति सचेत रहें। यदि आपको बुखार के साथ हल्की खांसी भी आ रही है तो आप अपना कोरोना टेस्ट जरूर कराएं। कोरोना टेस्ट 3 प्रकार के होते हैं। उसमें एक होता है एंटीजन टेस्ट, एक होता है आरटीपीसीआर टेस्ट और एक होता है ट्रू नाइट टेस्ट। जब भी आप जाएंगे, बिलासपुर में 7 जगह ये टेस्ट हो रहा है, जिसमें कि सिम्स हो गया, सिम्स के साथ श्री राम केयर अस्पताल, सामुदायिक केंद्र का कांग्रेस भवन के बगल वाला, ऐसे करके 7 जगह है जहां पे एंटीजन टेस्ट हो रहा है। अब सबसे पहले हम एंटीजन टेस्ट कराएंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि सिर्फ मात्र 40 से 50% लोगों में एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। तो यदि आपका एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोरोना नहीं है। आपको इससे ऊपर की टेस्ट करवानी है, जिसमें कि ट्रू नाइट टेस्ट होता है और आरटीपीसीआर टेस्ट होती है। जो आरटीपीसीआर टेस्ट है, जो कि सिम्स में हो रही है और सीएमओ कार्यालय में हो रही है, वही इस बीमारी का गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। अगर आरटीपीसीआर टेस्ट आपका नेगेटिव आता है तब भी हम कोरोना मान सकते हैं, लेकिन 80% लोगों में आरटीपीसीआर टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। तो जरूरी यह है कि आप एंटीजन टेस्ट कराएं। यदि एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आ रहा है तो आपके डॉक्टर आपको आरटीपीसीआर और ट्रू नाइट टेस्ट कराने की सलाह अवश्य देंगे और आप वो आरटीपीसीआर टेस्ट जरूर कराइए। परिस्थिति की विडंबना यह है कि आरटीपीसीआर टेस्ट 3-4 दिन बाद हमें रिपोर्ट मिल रही है, तो तब तक तो मरीज की परिस्थिति काफी बिगड़ जाती है, स्थिति गंभीर हो जाती है और वो परेशानी में आ जाता है। इसीलिए कुछ डॉक्टर्स मरीज की परिस्थिति देख के उनका सीटी स्कैन कराने के लिए बोलते हैं। सीटी स्कैन एक बहुत अच्छा माध्यम है जिससे कि हम अर्ली डायग्नोसिस ऑफ कोरोना कर पा रहे हैं और 90% लोगों में सीटी स्कैन की सेंसिटिविटी अच्छी है। तो यदि आपका एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आता है, आपके आरटीपीसीआर टेस्ट में अभी कोई रिजल्ट आ नहीं पाता है अगर 2-3 दिन में, तो आप अपना सीटी स्कैन डॉक्टर की अनुमति के साथ आप अवश्य कराएं। आमतौर पे काफी कॉमन ड्रग्स हैं जिससे कि अपन इलाज कोरोना का कर सकते हैं, पर कुछ मरीजों को जिनको मॉडरेट टू सीवियर यानी जिनकी परिस्थिति गंभीर होती है, उनको हम अस्पतालों में भर्ती कर रहे हैं। ये गंभीर स्थिति के मरीज वो रहते हैं जिनका ना ऑक्सीजन सैचुरेशन, ये एक आमतौर पे पाया जाने वाला पल्स ऑक्सीमीटर है, इसको आप अपने घर में अवश्य रखें। खासकर ज्येष्ठ नागरिकों को ये रखना बहुत आवश्यक है क्योंकि इनमें कॉम्प्लिकेशन रेट हम लोग ज्यादा देखते हैं। इसमें हम अपनी उंगली फंसाते हैं और ये बटन दबाते हैं तो ये हमें 2 रीडिंग्स देता है। एक रीडिंग देता है पल्स और दूसरा देता है ऑक्सीजन। तो यदि जैसे आप अभी देख सकते हैं ये रीड कर रहा है, यदि आपका SpO2 94 से नीचे जा रहा है तो आपको सीवियर कोरोना होने की समस्या हो सकती है। जैसे अभी मेरा ऑक्सीजन जो SpO2 दिखा है वो 99 है और नाड़ी दिखा रहा है 64, ये नॉर्मल है। अगर आपका ये SpO2 94 से नीचे जा रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टरी सलाह लेने की आवश्यकता है। अगर आपका श्वसन क्रिया यानी रेस्पिरेटरी रेट अगर 24 से ज्यादा जा रही है तो आपको सांस लेने में अतिशय दिक्कत हो रही है, आपको डॉक्टरी सलाह लेके भर्ती होने की आवश्यकता है। और तीसरी चीज, यदि आप सेंटेंस बोलने में अगर आप अटक रहे हैं, आपकी सांस फूल रही है, आपकी पलाई चल रही है, आपका पेट ज्यादा चल रहा है, तो आपको सांस में दिक्कत है, आपको भर्ती होने की समस्या है। तीसरी चीज हम लोग देखते हैं बुखार। अगर बुखार तेज हो रहा है, आपका लगातार 99 से 100 से 102 103 हो रहा है, तो आप उसको घर पे एक्सपेरिमेंटेशन ना करें, आप तुरंत भर्ती हो। खासकर डायबिटिक और हाइपरटेंसिव मरीज और जिनको कोरोनरी डिजीज है, हार्ट डिजीज है, उनको ये ध्यान देने की आवश्यकता है। तो अब डॉक्टर आपको भर्ती करेंगे, भर्ती करके आपको ऑक्सीजन लगाएंगे और कोरोना की कुछ कारगर दवाइयां जैसे कि रेमडेसिविर और बाकी दवाइयों का उपयोग वो करेंगे। इसमें खर्च है, कोरोना की कई अब अस्पताल भी खुल चुके हैं, पर जरूरी ये है कि क्योंकि ये खर्चीला ट्रीटमेंट है, अपन सबको ध्यान ये देना है कि कोरोना से बचें। अब अगर आप जैसे कोरोना से ठीक भी हो जाते हैं
तो हमें 17 दिन तक होम आइसोलेट रहना है, घर में आपको आइसोलेट रहना है। उस आइसोलेशन का मतलब यह है कि आप अलग रूम में रहें, अपना यूटेंसिल्स, खाने के बर्तन अलग रखें, अपनी चादर बिस्तर अलग रखें, आपका लैट्रिन बाथरूम अलग रखें और दूसरों से परहेज रखें, 6 फीट की न्यूनतम दूरी रखें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो घर में भी लोगों के फैलने का खतरा रहता है। तो मैं यही सोचूंगा कि ये जानकारियां काफी कारगर हैं। अगर आप प्रॉपर प्रिकॉशंस लें, अगर हैंड वॉशिंग प्रॉपरली करें, अगर मास्क का उपयोग प्रति सबको व्यक्ति अच्छा वापस जाने के लिए क्या करना है? जी, अगर इतना आप करें तो मेरे ख्याल से आप काफी हद तक कोरोना से लड़ सकेंगे और कोरोना से बचाव कर सकेंगे। मैं और भी बहुत कुछ बताना चाहता हूँ क्योंकि लेकिन समय की पाबंदी और मेरे ओपीडी में थोड़ा रश है अभी, तो मैं आप सबसे विदा चाहूंगा। एवं अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कृपया मेरा नंबर पापा से या सोनी साहब से किसी से भी ले लें, और कभी भी आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप बिल्कुल फ्री रहिए मुझे कभी भी बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद देवराज साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी है और बहुत ही सार्थक जानकारी थी आज के इस समय, और मैंने तो उसे सुमन के याद कर लिया है। और आपने इतना बहुमूल्य समय दिया, ओपीडी का समय है आपका, मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। डॉक्टर कभी हमारे लिए छोटा बड़ा नहीं होता, आप हमारे लिए भगवान तुल्य हैं, भगवान के बाद आप ही हमारी जान बचाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देवराज साहब। धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू। आप अपना ओपीडी देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। काबरा साहब, आप छत्तीसगढ़ 1977 आईपीएस बैच के अधिकारी हैं, आत्मा श्री भगवान विजय भगवान जी के सुपुत्र हैं तथा आईजी बगलो सिविल लाइन में निवासरत हैं। वर्तमान में आप इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं। आपकी शिक्षा बीटेक बीकॉम है। यहाँ आपने फरवरी 2020 में बिलासपुर ज्वाइन किया है। काबरा साहब को प्रेसिडेंशियल मेडल फॉर मेट्रिशियस सर्विस से सम्मानित किया गया है। हम एक ऐसी शख्सियत को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। साथियों, काबरा साहब, साइबर क्राइम हमारे लिए एक नया विषय है, पर हम नए तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। हमें कहीं ना कहीं जाने अनजाने परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं निवेदन करूंगा कि कृपया साइबर क्राइम से संबंधित जो सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए दिशा निर्देश हो वो आप देने का कष्ट करेंगे। अभी कहाँ आराम पड़ा, यह मूक निमंत्रण छलना है। अरे अभी तो मिलो चलना है। काबरा साहब आमंत्रित है, कृपया अपना संबोधन प्रारंभ करेंगे। आदरणीय काबरा साहब। थैंक यू मिस्टर सोनी। थैंक यू मैं सर। आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर बुला करके यहाँ कार्यक्रम में संबोधन करने का समय दिया। टेक्नोलॉजी का वो ज्ञान नहीं है, कैसे कहाँ क्या होता है। हम लोग खुद भी इस तरह की टेक्नोलॉजी पहली बार यूज कर रहे हैं जिसमें इतने वीडियो कॉल्स और इसका यूज हो रहा हो। तो ये है, मैं आप लोगों में जितने वरिष्ठ नागरिक है उसमें अपने फादर को देखता हूँ, और मेरे फादर मदर, माय फादर इज 80, दो इज वेरी एजाइल एक्टिव, एंड माय मदर इज 72। तो बट स्टिल उनकी टेक्नोलॉजी पर कैसे उनकी सोच है या कैसे वो कंफर्टेबल नहीं है वो समझ आता है। और यही चीज जो आपका अनकंफर्टेबल चीज है ये आपको साइबर क्राइम के लिए भी इन्वॉल्व कराता है। बड़े स्क्रीन आपसे लुक्रेटिव लोग होते हैं जो साइबर क्राइम पर लोगों को ठगी का शिकार होने के लिए। मुझे याद है मैं आईजी दुर्ग था, तो एक करीब 65-70 वर्ष के आदमी मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि साहब मेरा 7-8 लाख का इंश्योरेंस था और उसको करने के लिए मेरी सारी डिटेल के साथ में एक लड़की का कॉल आया था दिल्ली से, और उसने मुझे कहा कि साहब आपका ये इंश्योरेंस है और मैं ये इंश्योरेंस आपको दिलवा देती हूँ। मेरे पास वो जो शख्स आए, मैं अब उनका नाम याद नहीं रख रहा हूँ, उन्होंने ये लेडी ने उनसे बात की और इनको पैसे नहीं मिल रहे थे। उन्होंने बार बार बात की और आप इमेजिन नहीं करोगे, ये एक ग्रुप था
वो ग्रुप ने इनसे मिल करके, इनको 8 लाख रुपए लेने थे इंश्योरेंस कंपनी से, वो 8 लाख के अगेंस्ट में उन्होंने उस परिवार अपने जितना पैसा 63 लाख रुपए 63 लाख रुपीस उस ग्रुप को भेजे थे अलग अलग अकाउंट्स में। तो मैंने जब आया तो मैं ये विश्वास ही नहीं कर सका कि ये सही बोल रहे हैं। मैं उन पे नाराज भी हुआ। मैंने बोला आप ऐसे कैसे हो सकता है कि आपको 8 लाख इंश्योरेंस कंपनी से लेने हैं, आप उसके अगेंस्ट में 63 लाख कैसे दे सकते हो? मतलब इन्होंने अपनी पेंशन, अपना जीपीएफ वीपीएफ का सारा पैसा उन लोगों को दे दिया था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पर जब हमने वेरीफाई कराया तो ये समझ में आया कि ऐसा सही में हुआ था। तो मेरा ये मानना है कि ऐसे आप लोग जो वल्नरेबल है वो लोग आपसे इस तरह के फ्रॉड्स करना चाहते हैं, खासकर सीनियर सिटीजन्स, तो आपको अलर्ट रहना है। एक, पहले तो किसी से भी अपना कोई पासवर्ड, कोई नंबर, कोई आजकल आप डिजिटल कर रहे हैं तो आपका कोई क्रेडिट कार्ड होगा, कोई डेबिट कार्ड होगा या एटीएम का पिन होगा, किसी से मत शेयर करिए, अपने बच्चों से भी मत शेयर करिए। आप उस पिन को बदलते रहिए। और आपको कोई भी बैंक, कोई भी कंपनी, कोई भी चीज आपसे कभी भी आपकी जानकारी पासवर्ड की नहीं लेगा। तो आपको अगर ऐसा कोई मांगता है, कोई जानता है, तो आप तत्काल, हम लोग सब जगह साइबर सेल बनाए हैं या पुलिस स्टेशन बनाए हैं, इन जगह इनके नाम नंबर हमें दीजिए, हम इन नंबरों को ब्लॉक करने की मदद करेंगे। हमने साइबर सेफ करके हमारा प्रोजेक्ट है, उसमें हम इन नंबर्स को ब्लॉक करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप अपना, आपका बेसिक, आपको साइबर इससे बचने के यही है, आपने अपना पासवर्ड, आपकी व्यक्तिगत जानकारी, आपकी ये सारी चीजें किसी से भी शेयर नहीं करिए। अगर आपका एजेंट होगा उससे भी नहीं शेयर करिए। उससे क्या पेपर साइन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो आप सब जो कंपनी है उसके अफसरों को उनके माध्यम से ही करिए। कई एजेंट होते हैं जो हमारे घरों में आकर करते हैं। मेरे यहाँ मेरे मित्र, हमारे फैमिली फ्रेंड है, वो ये इंश्योरेंस करते हैं, वो साइन करा करके ले जाते हैं आपसे। तो जब आप इस तरह की चीजों को रोकेंगे तब तक आप साइबर के इन सारे अपराधों से बच पाएंगे। अलग अलग तरीके से लोग नए नए साइबर के अपराध करने लगते हैं। तो मैं इन सारे अपराधों में बहुत डिटेल पे तो नहीं बताना चाह रहा। मेरा एक सिंपल ये रूल है जिसमें कि आप किसी भी तरीके से अपना कोई पासवर्ड, अपनी व्यक्तिगत जानकारी अगर आप नहीं छोड़ेंगे, आपको फोन आता है, आप फोन काट दीजिए, बोले कि साहब मैं बैंक से बात कर लूंगा, और बैंक में आप खुद बात करिए, किसी से भी मत शेयर करिए। तो आप मैक्सिमम साइबर फ्रॉड से बच जाएंगे, 90% साइबर फ्रॉड से। और अगर आपको कोई इंश्योरेंस और ऐसी कोई सारी चीज है, उसके लिए आप सीधे उनके ऑफिस जाइए, वहां से उसको मैनेज करिए। और हमारे पास हमारे नंबर्स, हम लोग फेसबुक में, हम लोग ट्विटर पे, इन सारे सोशल मीडियाज पर एक्टिव हैं। अगर आपको कोई लगता है आप हमें मैसेज करिए, नहीं है हमारे लोकल पुलिस स्टेशन जाइए, वहां लिख करके दीजिए। हम लोग अपने सिपाहियों, अपने अफसरों को ट्रेन कर रहे हैं कि इस तरह की कंप्लेंट आए तो उसको प्रायोरिटी पे लेंगे। तो ये मेरा साइबर पर कहना था। दूसरा, मेरी मिस्टर देवरस से जब चर्चा हुई थी तो एक हम सोशल कम्युनिटी पुलिसिंग के इनिशिएटिव में हम अब आगे प्लान कर रहे हैं कि जितने हमारे जो वृद्ध जन हैं, जो लोग सीनियर सिटीजन हो गए हैं, अगर हम उनसे कनेक्ट किसी तरह से कर पाए, हमारे पुलिस स्टेशन कर लें। नॉर्मली हमारे पास पेंशनदारान जो होते हैं उनके रजिस्टर होते हैं, हमारे पास उनकी जानकारी होती है, हम उनको अपडेट करते हैं। तो एज कम्युनिटी पुलिसिंग इनिशिएटिव में बिलासपुर रेंज में सारे ऐसे लोगों से हम ज्वाइन करेंगे आने वाले समय में, और हमारे बीट के कांस्टेबल, हमारे एसएचओ उनसे कनेक्ट रहेंगे। हम ऑनलाइन उनकी डिटेल सारी ले लेंगे। ऑफलाइन डाटा रखना थोड़ा सा इशू होता है, बट इन सारे लोगों को हम रख करके हम आप लोगों की जो समस्याएं हैं, आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आपको हमारे लेवल से, पुलिस के लेवल से जो भी सारी मदद होगी, हम उसको करने की कोशिश करेंगे। तो शॉर्ट एंड स्वीट में मैं यही बताना चाह रहा था। मिस्टर विज आगे आपसे ज्वाइन करेंगे, और मैं कहीं पर एक ड्यूटी में आया हुआ था, उसी बीच में मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा था, सिग्नल के इश्यूज थे। तो मैं समय निकाल के यही 2-3 चीजें ब्रीफ आपको करूंगा। और हमने अभी एक साइबर अवेयरनेस कैंपेन बिलासपुर में चालू किया था,
मैं उसकी कुछ चीजें आपके जो आप लोग के ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन है उनसे हम व्यक्तिगत तौर पे शेयर कर लेंगे, और हमारे कुछ कटआउट्स हैं, हमारे कुछ हम लोगों ने व्हाट्सएप के सर्कुलेट करने के लिए किया था, कुछ वीडियोस किए थे, वो भी मैं आपसे सर्कुलेट करूंगा, दूंगा। और मैं चाहूंगा कि आप लोग इनको देखें और अवेयर हों, अपने परिवार वालों को, अपने आसपास के लोगों को भी अवेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद काबरा साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम लोगों को दी। थैंक यू वेरी मच सर। और इसके बाद मैं काबरा साहब, अभी उनके पास समय का अभाव है और इतना बहुमूल्य समय उन्होंने हमें दिया, इसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, संगठन की तरफ से भी और कॉन्फेडरेशन की तरफ से भी। अब हमारे पास हमारा सौभाग्य है कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायंस क्लब श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी आ चुके हैं काफी देर से, और मैं थोड़ा सा उनका आपको संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच में एक ही गवर्नर होते हैं चुने हुए, और वर्ष 2020-21 के लिए वो गवर्नर चुने गए हैं। और मैं आदरणीय जयप्रकाश अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा कि वरिष्ठ जनों के लिए आपकी जो भी योजनाएं हैं जो लायंस क्लब के माध्यम से हम लोगों को प्रभावित कर सकती हैं, मैं प्रस्तुत करता हूं लायन डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जेपी अग्रवाल जी। अग्रवाल धन्यवाद साहब। लायन पीएम सोनी जी। थैंक यू सर। आज इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री चंद्र प्रकाश देवरस जी, श्री काबरा साहब पुलिस महानिरीक्षक, विशेष पुलिस महानिरीक्षक आर के बिंज साहब, और डॉक्टर अखिलेश देवरस जी, श्री LM सिद्दीकी जी, श्रीमती यमला साहू जी, श्री सुनील मिश्रा जी, श्री RK सिंह जी, लालचंद जैन जी, और छत्तीसगढ़ वरिष्ठ नागरिक फेडरेशन के सभी आदरणीय सदस्यगण, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं और नमस्ते करता हूं। आज आपने मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस है, इसकी आप सबको मैं बधाई देना चाहता हूं। साथियों, जैसा कि सोनी जी ने बताया, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आता है, और हमारे लायंस क्लब के बारे में बताना चाहता हूं कि ये लायंस क्लब इंटरनेशनल 210 देश में कार्यरत है और करीब 14 लाख मेंबर सेवा कार्य में लगे हुए हैं। अभी आज की कोरोना महामारी में की विकट समय में भी हमारे लायंस साथी सेवा कार्यों से जुड़े हुए हैं। और आज हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारा डिस्ट्रिक्ट जो 2 स्टेट को मिल के है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक वरिष्ठ नागरिक के ऊपर कार्यक्रम चल रहे हैं। उन्हीं दूसरे कार्यक्रम में जुड़ना था, तो सोनी जी का आग्रह। सर, मैं वरिष्ठ नागरिक के बारे में थोड़ा सा, आप लोग ज्यादा जानते हैं, थोड़ा सा जानकारी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि आप सब सक्रिय रहें। मेरे पिताजी 90 के हैं, 90 साल के हैं, और वो बैठते नहीं हैं। वो अब एक लकड़ी जो बांस की जो मुड़ी हुई रहती है, उसको गेडा बोलते हैं, वो ही पकड़ के और थोड़ा घूमते ही रहते हैं। उनका कहना है कि अगर मैं बैठ जाऊंगा तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, आप तो सक्रियता बनाए रखें, और आप जो संगठन बनाए हैं इसके माध्यम से जुड़े रहें, इसके साथ जुड़े रहें और एक्टिव रहें। कुछ भी, कोई कार्यक्रम 10 लोग, 5 लोग, 15 लोग मिलके कुछ भी करते रहें, टाइम पास बढ़िया करते रहें, और हो सके तो घर में थोड़ा सा कुछ हेल्प भी कर दें, जैसे कि कुछ कभी थोड़ा फल लेके आ गए, कभी सब्जी लेके आ गए। सर, मैं आप लोग से निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा इंटरफेयर, जो हमारे बच्चे जो बड़े हो गए हैं, अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं, उनको हम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करेंगे तो दिक्कत है। उनका फर्ज है हमारा जो है आज्ञा का पालन करना, हमारे जो दुख सुख को पूछना उनका फर्ज है। लेकिन हमको भी बहुत ज्यादा इंटरफेयर हम न करें तो ज्यादा संभव है, क्योंकि हमने अपने
जो जिंदगी में इतने मेहनत किए, इतना संघर्ष किए और इतना काम किया, तो इस मुकाम पर हम अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी लेके आए हैं, उनको भी अपना एक तरीके से लाइफ सेटल हो और अपना तरीके से काम करें, उनको थोड़ी सी सारा छूट देनी पड़ेगी और आपको सक्रिय रहना पड़ेगा। ये मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि देखिए जब आदमी बैठ जाता है तो फिर थोड़ा बुजुर्ग ज्यादा हो जाता है, थोड़ा बूढ़ा हो जाता है बोलना चाहिए, लेकिन आप कोई भी बूढ़े नहीं हैं, आप एक्टिव हैं, सक्रिय हैं, आप सक्रियता के साथ से लगे रहें। और जैसे हमारे लाइन साथी जो कि सीनियर सिटीजन हैं, वो भी सक्रिय रहते हैं और कोई भी प्रोग्राम में, हमारे लाइन्स के प्रोग्राम में आते रहते हैं और बेल मुलाकात करते रहते हैं। फेलोशिप बहुत आवश्यक है। हम लोग आपस में फेलोशिप, हमारे जो आसपास 5, 7, 10 लोग हैं, उनसे मेल मुलाकात, हंसी मजाक ठट्टा करते रहें। ये एक रूटीन हमारी बनी रहे। घूमने फिरने का, मॉर्निंग वॉक का और थोड़ा अभ्यास हो सके तो योगा के अभ्यास भी निरंतर जारी रहे। और आज इस समय में, आज इस महामारी के समय में हमें बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत है। हमारे सीनियर आदरणीय लोग को बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत है। इसमें सावधान रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें और अपने परिवार को ये सब चीजें बताएं कि हमको सबसे बड़ा इसका इलाज जो है, इसका सुरक्षा ही इसका इलाज है। हम सोशल डिस्टेंस और शासन के जो नियम कायदे और जो रूल रेगुलेशन का पालन करते हुए इस समय में अपनी सावधानी रखें और फालतू बिना वजह, बिना कोई बहुत मजबूरी के हम कहीं न निकलें और एक सोशल डिस्टेंस बनाते हुए, मास्क लगाते हुए, सैनिटाइजर और साबुन का उपयोग करते हुए हम अपने आप को फिट रखें। ये मेरे आपसे निवेदन है और आपने मुझे बुलाया और 2 मिनट बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सोनी जी जो है हमारे लाइन्स में भी एक्टिव हैं, अभी भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये वरिष्ठ नागरिक सर्विस एक इन्होंने, इनका सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट पर ये लाइनवाद में भी काम कर रहे हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद गवर्नर महोदय, आपका उद्बोधन बहुत सार्थक हम लोगों के लिए। मैं चाहूंगा कोरबा बालकों के संगठन से आप भी जुड़ें। थैंक यू अग्रवाल साहब, आपने इतना समय दिया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। अब जैसा कि मेरे को देवरत साहब अध्यक्ष महोदय का आदेश है, मैं दीवान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया वरिष्ठ नागरिकों के लिए अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। श्री आर.डी. दीवान। आप सबको नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस अर्थात वरिष्ठ नागरिक दिवस के इस आयोजन में, वर्चुअल आयोजन में, वरिष्ठ नागरिक कॉन्फेडरेशन छत्तीसगढ़ राज्य तथा हमारी 28 वरिष्ठजनों की इकाइयां जो आज यहाँ पर आभासी इस प्लेटफॉर्म में उपस्थित सदस्यों के साथ में सबका एक बार हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन। हमारे आज के जो माननीय अतिथि अभी श्री पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर जोन के काबरा जी का हमने साइबर क्राइम पर उद्बोधन के लिए उनका धन्यवाद। हमारे आज के विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि श्री आर के विज, डीजीपी स्पेशल छत्तीसगढ़ राज्य, उनका भी हम संबोधन के लिए आतुर है, प्रतीक्षित है, उनका भी अभिनंदन, आप सबका अभिनंदन। उम्र तो सांसों की संगणना है, कहा गया है, छोटी छोटी सांसों की लंबी यात्रा है। हम उस संगणना को और इस सांसों की, छोटी छोटी सांसों की इस लंबी यात्रा को तय करने के लिए इस जीवन में हमें सकारात्मक सोच और सक्रियता, ये हमारा मंत्र है। हमने हमारे जीवन के बहुत महत्वपूर्ण समय और कार्य और कर्मठता को राष्ट्र को, परिवार को, समाज को हमने सौंपा है और उसके बाद अब समाज हमें क्या देता है
और सरकार हमें क्या देती है, यह हमारी चिंता है, सबकी चिंता है। इसी चिंता के उद्देश्य से हम अपनी आवाज बुलंद करने के लिए इस संगठन को खड़ा किए हैं और आप सब इसमें अपनी सक्रियता सकारात्मकता का योगदान समर्पित कर रहे हैं। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस भारत में 135 करोड़ की आबादी में करीब करीब 15 करोड़ हमारे बुजुर्ग, जिसमें 10 करोड़ के लगभग हमारी आधी आबादी अर्थात महिला शक्ति, नारी शक्ति, जो उम्र के इस पड़ाव पर है, जिनको सहारे की जरूरत है, समर्थन की जरूरत है, आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य तथा अन्य भावात्मक। ज्येष्ठ नागरिकों की इस दुरावस्था को भारत के साथ साथ पूरे विश्व में देखा जा रहा है। अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, ये आज का सत्य है। भारत में भी जो भारतीय संस्कृति के जो अक्षय और मूल्यवान जो आदर्श रहे हैं, उसकी अवहेलना और उसकी विडंबना को भोगने के लिए यह जीवन है। किसी को संघर्ष में जाना पड़ रहा है, वो बहुत भाग्यशाली है जिन्होंने इस जीवन को, सौंदर्य को उन्होंने अपने परिवार में माधुर्य को प्राप्त किया है। परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई। मैं इस आयोजन में हमारे इस बीच एक छोटी सी बात कर देना चाहता हूँ। मैं ये जो अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के विशेष प्रस्ताव 1990 में मेरा 45/106 क्रमांक के अंतर्गत इस दिवस को इसी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए और जागरूकता के लिए और वृद्धजनों और सामाजिक उनको गरिमापूर्ण जीवन देने के उद्देश्य से शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक उत्सव और आयोजन की तरह इसको स्थापित किया गया है। उस स्थापना में दौर पर है। मैं हमारे जो वरिष्ठ जन हैं, मैं उनकी ओर ले चलता हूं, जिनके जन्मदिन इस कोरोना काल के 6 मास के पीरियड में, अवधि में, जिन्होंने जीवन में अवतरण किया था आज से वर्षों पूर्व, और आज वरिष्ठ अनुभव की एक पूंजी लेकर के यहाँ पर उपस्थित हैं। उन सबको जन्म दिवस की इस 6 मास के बीच जितने भी हमारे माननीय सदस्य हैं, उनको हार्दिक अभिनंदन, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ, और जीवन में इसी उल्लास और इसी उत्सव को हम मनाते रहें, क्योंकि उत्सव हमारी जाति है और आनंद हमारा गोत्र है। हम सब सकारात्मकता का ही एक आंदोलन है, इसी आंदोलन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे इस वरिष्ठ जीवन में भी ऐसे पल रहे हैं जब हमने अपना दाम्पत्य जीवन शुरू किया था, और उस दाम्पत्य जीवन के 50 स्वर्ण वर्ष जिन महानुभावों ने गुजारे हैं, उनके दाम्पत्य जीवन की इस 50वीं वर्षगांठ जिन्होंने इस 6 मास के भीतर में पूरा किया है सुखद जीवन के, उनको भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। इस बीच हमारे कई दिवंगत सदस्य, हमारे माननीय सदस्य जो हमसे बिछुड़ गए, उनके लिए भी बाद में अंत में कार्यक्रम में महासचिव और अध्यक्ष महोदय के आदेश से शोक सभा भी आयोजित होगी, तो मैं पूर्व में उनके लिए भी एक अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं। और आप सबका एक बार फिर अभिनंदन, फिर स्वागत, फिर वंदन और मेरा नमस्कार। ओवर टू सोनी साहब, जिनके सौजन्य से और जिनके तकनीकी ज्ञान और कार्य से यह वर्चुअल मीटिंग, यह आभासी जो महासभा है हम लोगों की आज की, इसके लिए उनको बहुत आभार मानता हूं, बधाई भी देता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। अब मैं अपने लोकप्रिय नेता, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया EPS 95 पेंशनर संघर्ष समिति छत्तीसगढ़ राज्य, महासचिव ऑल इंडिया NMDC एम्प्लॉइज वेलफेयर फेडरेशन कैंप रायपुर, महासचिव NMDC एम्प्लॉइज रिटायर्ड एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन छत्तीसगढ़, और आपसे निवेदन करूंगा यथासंभव जितनी जानकारी आप दे सकते हैं जरूर दीजिए।
धन्यवाद सिद्दीकी साहब। मैं आपको माइक दे रहा हूं, कृपया अनम्यूट होकर अपनी बात करें। EPS 95 के लिए आप लोग सिद्दीकी साहब को सुनिए प्लीज। ओके, आदरणीय देवराज साहब अध्यक्ष, वरिष्ठ नागरिक महासंघ, लालचंद जैन साहब महासचिव, इस वेबिनार के संयोजक श्री PL सोनी जी और छत्तीसगढ़ के सभी जिलों से संबद्ध विभिन्न पदाधिकारी और सभी आमंत्रित वरिष्ठ जन। जैसा कि आप सब जानते हैं, EPS 95 के अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अत्यंत ही अल्प पेंशन मिलता है और उसी में बढ़ोतरी के लिए तथा विधवा पेंशन को 50% से 100% करने के लिए और पूर्व में आए हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अक्षरशः पालन करवाने के लिए एवं अन्य मांगों के लिए हमारा संघर्ष चल रहा है। हमारा संघर्ष जिस संगठन के बैनर तले चलता है उसका नाम राष्ट्रीय संघर्ष समिति है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर राउत हैं और राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत हैं और सभी छत्तीसगढ़ जिले का अध्यक्ष मैं स्वयं हूँ और हमारे अलग अलग जिलों में हमारे अलग अलग जिलाध्यक्ष हैं। उदाहरण के लिए कोरबा में श्री PL सोनी जी अध्यक्ष हैं, दंतेवाड़ा में श्री DC बिजोलिया जी अध्यक्ष हैं, दुर्ग में श्री उमेश उपाध्याय जी अध्यक्ष और श्री KS ठाकुर जी महासचिव हैं, रायपुर में श्री अनिल नामदेव अध्यक्ष हैं और उनके साथ में सचिव श्री GP सिंह जी हैं, राजनांदगांव में श्री RK वर्मा जी हैं। इस तरह से ये हमारा एक संगठन है। तो ये जो हमारा संघर्ष चल रहा है उसमें अभी अभी 2 महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुए हैं जिनके बारे में मैं बता दूं। ये पिछले 1-2 महीने के भीतर ही कई सांसदों ने हमारे पक्ष में न केवल उच्च सदनों में अपनी आवाज उठाई बल्कि संबंधित अधिकारियों, मंत्रियों और प्रधानमंत्री तक भी अपनी बात रखी है। उदाहरण स्वरूप डॉक्टर मुंजापारा महेंद्र भाई, श्रीमती नवनीत राणा, श्री E करीम, श्रीमती अपराजिता सारंगी, श्री NK प्रेमचंद्रन, श्री AM आरिफ, श्री राजेश भाई चूड़ासामा, श्री प्रताप राव चिखलीकर, ये सभी सांसद, इन लोगों ने इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। अलग अलग मंत्रियों को इन्होंने ज्ञापन दिया, व्यक्तिगत रूप से जाकर के मिले और लोकसभा के अंदर भी इन्होंने आवाजें उठाई। ये बताना आपको इसलिए जरूरी था कि आज से 5 वर्ष पूर्व तक अगर इन्हीं मेंबर, आप बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो EPS 95 के विषय में जानते तक नहीं थे और उन्हें बड़ा आश्चर्य होता था कि गवर्नमेंट सर्विस से या पब्लिक सेक्टर से रिटायर हुए लोगों को इतना कम पेंशन कैसे मिल सकता है। लेकिन इन सब सांसदों के अलावा इन सब से आगे बढ़कर आप सबको अब तक पता ही चल गया होगा कि सुश्री हेमा मालिनी जी जो सांसद हैं, उन्होंने व्यक्तिगत रुचि लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर राउत और महासचिव श्री वीरेंद्र सिंह राजावत को साथ लेकर स्वयं प्रधानमंत्री जी से 4 मार्च 2020 को मिली हैं। पुनः 2 जुलाई 2020 को इन्होंने प्रधानमंत्री जी को स्मरण पत्र दिया और तत्पश्चात 20 सितंबर 2020 को रोजगार एवं श्रम मंत्री जी को एक विस्तारित पत्र भी लिखा और व्यक्तिगत रूप से उनसे बात भी किया। ये पहला डेवलपमेंट था। दूसरा डेवलपमेंट महत्वपूर्ण ये हुआ कि एक सवाल के जवाब में लोकसभा में लिखित उत्तर में श्रम मंत्री जी ने कहा है कि EPS 95 पेंशनर्स का जो न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए है उसे बढ़ाकर 2000 रुपए अथवा 3000 रुपए प्रति माह करने का प्रस्ताव उन्होंने वित्त मंत्रालय को भेज दिया है और यह प्रस्ताव अभी वित्त मंत्रालय के अधीन है। दूसरा, जहां तक वास्तविक वेतन पर एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट्स के रिटायर्ड कर्मचारियों का प्रश्न है, यह मामला अभी उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। NCR के बैनर तले, NCR है नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ रिटायरीज एक संगठन है, नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ रिटायरीज, और NCOA नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ऑफिसर्स एसोसिएशन, उनके बैनर तले विभिन्न पब्लिक सेक्टर्स के लगभग 62,000 रिटायर्ड कर्मचारियों और कार्यरत अधिकारियों ने उच्चतम न्यायालय में रिट पिटीशन फाइल किया हुआ है। वैसे मैं आपको हैरान करने के लिए बता दूं कि लगभग सभी हाई कोर्ट्स, जैसे पंजाब हाई कोर्ट हो गया या केरला हाई कोर्ट हुआ या मध्य प्रदेश हाई कोर्ट हुआ या राजस्थान हाई कोर्ट हुआ, इन सभी हाई कोर्ट से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पक्ष में फैसला दिया गया है। लेकिन जब जब ऐसे फैसले आए हैं, बिना देरी किए अविलंब EPFO ने उच्चतम न्यायालय में स्पेशल लीव पिटीशन फाइल किया है। कम से कम 10 बार EPFO ने SLPs फाइल किया है और हर बार इनके SLPs को उच्चतम न्यायालय द्वारा डिसमिस किया गया है। अक्टूबर 2018 के केरला हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ भी अभी इन्होंने SLP फाइल किया था, जो फर्स्ट
अप्रैल 2023 सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसमिस कर दिया गया। लेकिन पता नहीं क्या कारण है, इसके विषय में बोलना बहुत मुश्किल है और सरकारें क्या सोच रही हैं, उनके दिमाग में क्या है। अभी भी पुनः गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पुनः SLP फाइल कर दिया और EPFO ने पुनः एक रिव्यू पिटीशन फाइल कर दिया है। दिनांक 16 अक्टूबर 2020 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रस्तुत किए गए SLP पर सुनवाई की तारीख दी गई है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि एडजॉर्नमेंट ही होगा, क्योंकि पिछले कई महीनों से केवल एडजॉर्नमेंट ही चल रहा है। फिर भी लेट अस प्रे ऑलमाइटी, ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, पाक परवरदिगार से दुआ कर सकते हैं, वाहे गुरु से, अपने रब से सभी इल्तिजा करें कि फैसला हमारे हक में हो। दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं लेकिन वक्त की कमी है और बहुत ही लिमिटेड टाइम है, इसलिए मैं यहाँ विस्तार पूर्वक और आगे बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप में से किसी को भी पूछना है तो अपने जिला के अध्यक्ष से या सीधे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अंत में अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं। और आखिरी एक बात ये कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र बुल्डाना में हमारे रिटायर्ड साथी पिछले 686 दिनों से क्रमिक भूख हड़ताल पर हैं, क्रमिक भूख अनशन पर हैं। और जैसे ही ये कोरोना का माहौल नॉर्मल होता है, छत्तीसगढ़ से एक जत्था उनको एकता प्रदर्शित करने के लिए बुल्डाना जाएगा। आप लोग भी, जो लोग इंटरेस्टेड हों, हम लोग सर्कुलर वगैरह देंगे, आप लोग भी अवश्य चलें ताकि उनकी भी स्थिति मजबूत हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सिद्दीकी साहब, आपका बहुत सार्थक उद्बोधन रहा EPS 95 के लिए। विश साहब जुड़ तो गए हैं सर। हमको पता होना चाहिए कौन सी ऑथेंटिक वेबसाइट्स है, कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो जिनकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है। तो उसमें जो वेबसाइट जो यूज करनी है, वो कभी भी कोई ईमेल से अगर लिंक भेजता है तो उस वेबसाइट को नहीं खोलो। वो जो लिंक भेजे जाते हैं मेल के माध्यम से, उसमें फ्रॉड होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। तो सीधा आपको वेबसाइट का एड्रेस पूरा पता हो तो वेबसाइट का एड्रेस डालेंगे, वहां पर परचेज को करना चाहिए। उसमें भी 2-3 ऑप्शन रहते हैं कि आपको ऑनलाइन ही आपको पैसा देना है या आपको ऑन डिलीवरी पैसा देना है। तो कभी भी अगर ये ऑप्शन है तो आप ऑनलाइन पैसा जो है तत्काल वो मत दें, आप डिलीवरी पर पैसा दें। आप ये बुलाइए कि सामान आएगा, हम इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट सामान आते भी बिना देखे हुए, बॉक्स खोले हुए पैसा का भुगतान मत करिए। आइटम देखने पर तब भुगतान करिए और तब आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। अगर वो सामान आपके अनुरूप नहीं है, हर कंपनी में ये पॉलिसी है कि इंस्पेक्शन करने पर अगर ये ठीक नहीं पाया जाता तो वो वापस किया जा सकता है। तो ये चीज हमेशा, और ऑनलाइन जिस अकाउंट से आप ऑनलाइन परचेज करते हैं उसमें बहुत ज्यादा पैसा मत रखिए। अगर अकाउंट में बहुत ज्यादा पैसा है, मान लीजिए रिटायरमेंट का पैसा आया हुआ है या और किसी सोर्स से इनकम है, तो आपको कुछ पैसे का FD करा लेना चाहिए। और ट्रांजैक्शन जो करते हैं वो पैसे उतना रहना चाहिए जितना आप सामान्यतः महीने में आप खर्च करें। बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के दौरान फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, फाइनेंशियल फ्रॉड के बारे में ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। सोशल जो नेटवर्किंग है, कोई फेसबुक है, इंस्टाग्राम पे लोग रहते हैं, वहां पर कई बार फोटोज जो है, जब फैमिली फोटो डालते हैं, बच्चों के डालते हैं, बच्चियों के डालते हैं, माता बहनाओं के अपने फोटो डालते हैं, तो बहुत सारे लोग उसके अंदर आपके फोटो का दुरुपयोग करते हैं। वो उसमें आदि नग्न फोटो लगा के ब्लैकमेल करते हैं कई बार लोग फोटो को। तो उसमें हर सोशल साइट पर, ये जो चाहे फेसबुक है या अन्य है, इनमें सोशल सेटिंग्स के बटन रहते हैं, मतलब प्रिवेसी सेटिंग के। अर्थात आप ये तय कर सकते हैं कि कौन सी जानकारी आपको किससे शेयर करनी है। अगर आप कोई जानकारी पब्लिक में नहीं देना चाहते हैं तो आप उस प्रकार की सेटिंग करिए। अगर आपको जानकारी केवल अपने जो फ्रेंड्स लिस्ट में रहते हैं, फ्रेंड्स, केवल आप उनके साथ शेयर करनी है तो आप केवल उनके साथ शेयर करने का बटन दबाइए। आप अपने फोटो लॉक करना चाहते हैं तो फोटो लॉक हो जाते हैं, फोटो लॉक करिए। तो ये जो सोशल साइट्स की जो सेटिंग है, प्रिवेसी सेटिंग है, जो निजी सेटिंग्स हैं, उन सेटिंग्स का उपयोग जरूर करिए। उससे आपकी जो आप शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ या मित्रों के साथ, वो फोटो या दूसरा दुरुपयोग उसका नहीं कर पाएंगे। दूसरा, फेसबुक या दूसरी साइट्स पर कभी भी बैंक की डिटेल्स वो मत डालिए।
कि कभी कोई दोस्त ने मांगा तो बैंक का डिटेल हमने उसके ऊपर डाल दिया, तो उसमें लोग हमेशा कुछ ना कुछ लूप होल्स निकाल कर उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। फोन नंबर भी नहीं देना चाहिए। फोन नंबर अगर दिया, किसी ने नोट किया, तो तत्काल उसको उसके बाद डिलीट कर दीजिए। तो फोन डिटेल्स, आपकी बैंक की डिटेल्स, ये सोशल साइट्स पे कदाचित भी अपने मित्रों को भी अगर देनी है तो सोशल साइट पे मत डालिए, क्योंकि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, ओपन प्लेटफॉर्म है। लोग इसमें काफी इस पे नजर रखते हैं, और कई जो भी सॉफ्टवेयर, जो एप्लीकेशंस रहती हैं, उसमें जो लूप होल्स रहते हैं ना कुछ सॉफ्टवेयर में, उनका दुरुपयोग करके हैकिंग करते हैं। दूसरा, अगर आप कंप्यूटर लैपटॉप का उपयोग करते हैं तो कई बार हम अनदेखा करते हैं, उसमें एंटीवायरस वगैरह है कि नहीं है। काफी हद तक एंटीवायरस जो है वो रोकता है आपकी हैकिंग को। हालांकि लेटेस्ट कुछ समस्याएं आती रहती हैं, लेकिन फिर भी अगर अपडेट करते हैं तो एक वार्निंग वो जरूर देता है। तो ईमेल को लिंक्स नहीं करना, और एंटीवायरस को अपडेट कराते रहना, ये सारी चीजें हैं। इनाम, लॉटरी के लालच में बिल्कुल नहीं आना। कभी भी कोई मैसेज आए, कभी खुश हो जाते हैं कि देखिए ये मेरे यहाँ पर इनाम आया, आदमी वो दूसरा हमेशा बोलेगा कि आप 10,000 जमा कराइए, फिर बाकी इनाम की राशि आएगी, ये केवल ट्रांसपोर्ट का पैसा आपसे ले रहे हैं, अब इतना डालिए तो और राशि आएगी। कई लोगों को मैंने देखा है, रिटायरमेंट की पूरी 10, 15, 20 लाख तक जो है रिटायरमेंट के बाद जो पैसा मिलता है, वो सारा का सारा इनके अंदर लालच में चला जाता है। आपको पता होना चाहिए सब लोगों को कि कोई भी मुफ्त में इनाम नहीं देता, वो केवल फ्रॉड, आप लोगों को एल्योर करके, आकर्षित करके आपको केवल लूटने का प्रयास करते हैं, फ्रॉड करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार के उनसे बचने की कोशिश करिए। और सबसे महत्वपूर्ण, ये जो आप उसके अंदर पासवर्ड यूज करते हैं, वो कभी भी बड़ी सामान्य चीज, कई बार पासवर्ड हम यूज करते हैं डेट ऑफ बर्थ, पति पत्नी, बच्चों के नाम पर, और वो नाम सोशल मीडिया में हमारे ऑलरेडी रहते हैं। डेट ऑफ बर्थ भी हम लिखते हैं कई जगह पर, नाम भी लिखते हैं। अगर पासवर्ड वही यूज करते हैं, हम उसी नाम से पासवर्ड यूज करते हैं, तो ये मान के चलिए कि उसको बहुत जल्दी क्रैक किया जा सकता है। तो वो कहीं गोपनीय लिख के रखिए, जो थोड़ा टफ हो, जो कोई भी सामान्य व्यक्ति उसको याद ना कर सके। तो ये सारी चीजें करनी चाहिए। कई बार वाईफाई फ्री मिलता है, कहीं पर इंटरनेट की सुविधा फ्री होती है, वहां बैठ के ऑनलाइन हम ट्रांजैक्शन करने लगते हैं। वहां कभी भी गोपनीय काम पब्लिक प्लेसेस पे कभी नहीं करने चाहिए। कई हॉटस्पॉट्स बनाए जाते हैं, ठीक है, उसमें सामान्य चैट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, लेकिन बैंकिंग रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी जहां फ्री वाईफाई हो, फ्री इस पर का इंटरनेट की सुविधा हो, वो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पब्लिक के वहां पब्लिकली अवेलेबल जो कंप्यूटर, लैपटॉप, जो जानकारी है, वो ऐसे उपकरण बिल्कुल उपयोग नहीं करने चाहिए। और अंतिम में ये कहूंगा कि आपका जो नजदीकी का पुलिस स्टेशन है, अगर आपके बीट अधिकारी को आप जानते हैं, पुलिस का एक बड़ा सिस्टम रहता है कि कोई भी थाना चौकी है वो कुछ हिस्सों में डिवाइड रहती है, 5-7 हिस्सों में डिवाइड रहती है कि ये बीट 1 है, ये बीट 2 है, बीट 3 है, बीट 4, बीट 5, या वो नाम से भी रहती है, कॉलोनी के नाम से भी बीट होती है। तो उसका बीट का एक पुलिस अधिकारी इंचार्ज रहता है, जो हमेशा आपको, कभी कभी उस इलाके में कोई अपराध होगा, घटना होगी, दुर्घटना होगी, तो वो हमेशा उसमें आता है। तो उस पुलिस अधिकारी को जरूर उसका नंबर और नाम पहचान में रखिए, उनसे मिलिए कभी कभी, ताकि वो आपके टच में रहे। अगर बीट अधिकारी वहां पर ऐसी व्यवस्था आपके थाना क्षेत्र में नहीं है, तो आपका जो थाना है, उस थाने का नाम, नंबर थाना प्रभारी का आपके पास रहना चाहिए, और कभी कभी बात कर लेनी चाहिए, ताकि उनको पता रहे कि यहाँ के सिटीजन जो हैं वो सजग हैं, और उनको आवश्यकता पड़ने पे वो सहायता भी करें। एक पोर्टल बनाया भारत सरकार ने, जिसका नाम है साइबर क्राइम पोर्टल। वो है www.cybercrime.gov, गवर्नमेंट का gov.in। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, www.cybercrime, CYBER, cyber CRIME, cybercrime.gov.in, साइबर क्राइम gov.in। ये पोर्टल है ऑनलाइन। अगर आप नहीं जा पाते हैं, कोई और व्यक्ति नहीं है और थाने से संपर्क नहीं हो रहा, तो आप शिकायत ऑनलाइन पोर्टल पर, इस पोर्टल पर घर में बैठे कहीं भी आते आते ये शिकायत कर सकते हैं। कुछ लोग, कुछ सिटीजन जो हैं वो ट्विटर पे भी हो सकते हैं। हम अभी ट्विटर अकाउंट हमारा छत्तीसगढ़ पुलिस का भी चालू है, कल उसका ऑफिशियली इनॉग्रेशन हम करने वाले हैं। तो ट्विटर पे जो एक्टिव हूँ, और ट्विटर के माध्यम से बहुत जल्दी जानकारियां मिलती हैं, अधिकारियों तक पहुंचती हैं। ट्विटर के माध्यम से या अन्य जो सोशल मीडिया है माध्यम, उनसे कर सकते हैं। अगर कोई सहायता ऐसी जान पे कोई बात आ पड़ती है, तो 112 सेवा है, 112 112 नंबर पे आप फोन करेंगे और आप बोलेंगे कि आपको गाड़ी की आवश्यकता है,
तो इमरजेंसी में ये 112 की गाड़ी भी आपके द्वार तक आप पहुंचेगी। तो ये बातें मैं आज के दिन आपको बताना चाहता था कि सीनियर सिटीजन्स वल्नरेबल ज्यादा होते हैं, बुजुर्ग होने से कई बार बातों में दूसरे लोगों में विश्वास जल्दी कर लेते हैं। लोग इसी का फायदा उठा के उनकी मासूमियत, उनके सीधेपन का उठाकर उसका अपराध करने में वो सफल हो जाते हैं। तो ये अपराध से कैसा बचा जाए, ये कुछ पॉइंट्स हैं। बाकी किसी कोई अगर कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद विश साहब। मैं आपको कहना चाहूंगा, मेरी आवाज शायद आप सुन पा रहे हैं सर? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। जी जी जी। हमारे यहाँ भी टीआई हैं वर्तमान में, शायद आपके सबऑर्डिनेट थे मिस्टर राकेश मिश्रा, कभी आपके पास काम किए होंगे बालको नगर थाने में। जी और हम जी लोग जी प्रति जो भी टीआई आते हैं उनसे हम लोग पहली मीटिंग करते हैं और प्रयास करते हैं कि उनको हर महीने एक मीटिंग में कहीं ना कहीं से ज्वाइन करें, अगर उनके पास समय उपलब्ध रहता है तो। और वो कोऑपरेट भी कर रहे हैं। इसके पहले मिस्टर पटेल थे, शायद लखनलाल पटेल नाम था, उनके साथ भी हम लोगों ने फोरम बनाया हुआ है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी उनको रखा है। उसके पहले पीके सिंह साहब थे, वो भी। तो हम लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं। बस और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर कम से कम बालको नगर थाने में एक हिंट जरूर दे दें कि यहाँ एक बहुत अच्छा फोरम 100 सीनियर सिटीजन का बना हुआ है, रजिस्टर्ड है। तो जो भी पुलिस के, होम मिनिस्ट्री के कायदे कानून के साथ है, तो वो हमारे साथ थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके काम करें। वैसे उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, बहुत कोऑपरेट करते हैं। पर अगर आपका एक फोन वहां पहुंचता है तो शायद मैं अपने सदस्यों को और अधिक होम मिनिस्ट्री से फैमिलियर कर सकूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना मैं जी जी प्लीज सर। मैं निश्चित ही बालको नगर पुलिस स्टेशन में थाना प्रभारी के, उनके वरिष्ठ अधिकारियों को भी सूचित करूंगा। जरूर आप उनसे संपर्क करिएगा, मैं उनको भी जी संपर्क करने के लिए बोलूंगा। और एक वो मीटिंग भी आयोजित कर सकते हैं ताकि किसी को कुछ और कहना हो, कोई जानकारियां लेनी हो तो वो भी ले सकते हैं। तो डेफिनेटली मैं आपकी बात ये कम्युनिकेट आज ही बालको नगर में थाना प्रभारी को बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद सर। उन्होंने 2 मीटिंग हमारे साथ बहुत अच्छी शेयर की है। उन्होंने सीनियर सिटीजन के लिए अपने पर्सनल नंबर भी दिए हैं और उन्होंने भी ये टिप्स दी थी कि आप थाने का नंबर और मेरा पर्सनल नंबर भी नोट करके रखें। जो भी सीनियर सिटीजन किसी भी परिस्थिति में अगर कोई तकलीफ महसूस करते हैं तो वो हमको ज्वाइन करें। उनका नेचर बहुत अच्छा है। मैं उनका नाम किसी शिकायत के लिए नहीं, बल्कि आपके एक रिक्वेस्ट के लिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि आप हिंट कर दें सर। और आपने इतना बहुमूल्य समय दिया, इतना अच्छा आपने हमको टिप्स दिया हुआ है वरिष्ठ जनों को, इसके लिए मैं संघ की तरफ से और मैं स्वयं पीएल सोनी आपको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं सर। और विलंब के लिए साथ में क्षमा भी चाहता हूं, ये समस्या थोड़ा तकनीकी थी सर, हम लिंक नहीं हो पा रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे मेरी बात शेयर करने के लिए आपने मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नंबर भी आप शेयर कर सकते हैं, कभी कोई समस्या हो तो डायरेक्टली भी आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स सर। ओके सर। मैं अपने सदस्यों से चाहूंगा कि यदि किसी को कोई बात रखनी है तो एक जरा जल्द से जल्द अपनी बात बताएं हमें। हाँ, देवराज साहब हमारे कॉन्फेडरेशन के अध्यक्ष हैं सर, वो कुछ कहना चाहते हैं। प्लीज देवराज साहब। सर, ये कम्युनिटी पॉलिसिंग, रजिस्ट्रेशन ऑफ सीनियर सिटीजन्स, ये जो स्कीम है, ये बिलासपुर में या बड़े शहरों में अभी तक चालू नहीं हुई है, लेकिन बड़े शहरों में नहीं हुई है। इसके लिए आपका क्या ये है आदेश है सर, और क्या प्रोग्राम है वह बताएंगे तो हम अपने 600 सदस्यों को बिलासपुर में और रायपुर में, दुर्ग में बता सकें। धन्यवाद। जी, कम्युनिटी पुलिसिंग, सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा देने के लिए हमारी तरफ से कोई ऐसी शर्तें नहीं है कि बॉडी रजिस्टर्ड होगी तभी हम उनकी हेल्प करेंगे या तभी वो संपर्क कर सकते हैं या पुलिस की कम्युनिटी पुलिसिंग का जो है तभी वो लाभ ले सकते हैं। ऐसी कोई अनिवार्यता पुलिस की तरफ से नहीं है। ये अगर आम व्यक्ति एक संगठन बना लेता है तो संगठन में कुछ पदाधिकारी रहते हैं जो भी वो डिसाइड करते हैं क्या ऑब्जेक्टिव, क्या गोल है, कभी मिलना, अपनी बात अच्छे से रख सकते हैं। तो समिति इस प्रकार से बनाना
हमेशा फायदेमंद है, क्योंकि यूनिटी स्ट्रेंथ कहते हैं कि सभी मिलकर अगर कोई बात कहते हैं, पहुंचते हैं, तो उनकी बात में एक दम होता है। तो इसीलिए वो बनाना अच्छा है, बेहतर है। तो आप वो समिति बना सकते हैं। इसमें पुलिस की इंटरवेंशन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, लेकिन बन जाती है तो बनती है या नहीं बनती है। आप ग्रुप में अगर जाते हैं, अपने ग्रुप को संगठित रखते हैं बिना भी रजिस्टर किए हुए, तो भी पुलिस का ये कर्तव्य है कि जो भी आपको सहायता दें, सेवा देनी हो, वो देंगे। सर, महाराष्ट्र में प्रत्येक थाने में, थाना क्षेत्र में रहने वाले वरिष्ठ जनों का पंजीयन किया गया है सर, और एक निश्चित अवधि के बाद में थाने से कोई व्यक्ति सादे कपड़ों में आकर के उनका हालचाल जानने का प्रयत्न करता है, टेलीफोन पे या व्यक्तिगत संपर्क से। तो वैसी कोई व्यवस्था हमारे प्रदेश में हो सकती है सर? हमने मैं करीब 2 साल पहले जो सीआईडी हमारी जो क्राइम ब्रांच है पुलिस हेडक्वार्टर में, वो इसको डील करती है। मैंने उस समय मैं इंचार्ज में था, आई वाज एडीजी सीआईडी एट दैट टाइम। हमने उस समय सभी थाना प्रभारियों को, सभी पुलिस अधीक्षकों को उस समय हमने निर्देश दिए थे उनको कि अपनी बीट वाइज जो भी वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी सूची बनाएं। उनकी सूची बनाएं और माह में कम से कम एक बार उनसे अवश्य भेंट करें, और थ्रू आउट ईयर उनके संपर्क में रहें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनमें जो गैप है पब्लिक में, सिटीजन्स और पुलिस में, वो गैप बिल्कुल भी ना रहे। तो वो ऐसे निर्देश बिल्कुल हैं, और हर सिपाही को कम से कम अपने इलाके में जहां भी वो काम करता है 10 नागरिकों के साथ उसको कम से कम संपर्क रखना है, ताकि उसको लगे कि ये लोग उसके विश्वास के हैं और लोग उसमें विश्वास करते हैं पुलिस व्यवस्था में। ये निर्देश पहले से ही है। मैं आज सीआईडी के जो डीआईजी इंचार्ज है, मैं उनको आज बोलूंगा कि उस चीज को दोबारा एक बार सभी पुलिस अधीक्षकों को हम फिर से एक बार निर्देशित आज के दिन करके और बताएंगे कि अपनी बीट में, अपने इलाके में जाकर इस प्रकार से पंजीबद्ध करें सबको, ताकि पुलिस वालों को, ये पुलिस की रेगुलर कार्रवाई है, ये जो हमारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है उनके निर्देश भी हैं। और जो एक नया एक्ट बना हुआ है जिसमें सीनियर सिटीजन्स और पेरेंट्स की मेंटेनेंस के बारे में कर्तव्य हैं सबके, उसमें भी पुलिस 2007 बोलते हैं। जी हाँ, वो इस प्रकार से सभी के नंबर रखें और उनके संपर्क में रहे। तो हम ये जो निर्देश हैं उनको मैं रिवाइज करवा दूंगा बहुत जल्दी। थैंक यू सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, देवराज साहब धन्यवाद, बीस साहब धन्यवाद। अब मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ। कृपया निवेदन है कि बीस साहब का एक बार क्लैपिंग करके अपने को अनम्यूट करके लोग तालियों से स्वागत करेंगे। बीस साहब, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच आपके उद्बोधन के लिए बीस साहब, आपने समय दिया और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कार्यवाही आगे बढ़ाना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अलविदा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं अंत में हमारे भिलाई से श्री मिश्रा जी जो हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो धन्यवाद ज्ञापन करें। सुनील मिश्रा जी। सर्वप्रथम मैं जितने भी उपस्थित सदस्य हैं उनका सादर नमस्कार करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं श्री आईजी श्री दीपांशु काबरा जी का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं कि उन्होंने साइबर क्राइम के संबंध में जो जानकारी दी है वो हम सीनियर सिटीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री आर.के. विज साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और डिले के लिए मैं अपनी तरफ से, अपने पूरे संगठन की तरफ से माफी चाहता हूं। आज चूंकि अंतर्राष्ट्रीय सीनियर सिटीजन डे है, मैं आप सभी को उसके लिए हार्दिक बधाइयां देता हूं। साथ ही साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायंस क्लब के श्री जेपी अग्रवाल जी का भी धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा, और डॉक्टर अखिलेश देवरस जो हमारे देवरस साहब के सुपुत्र हैं, उन्होंने जो कोविड-19 के संबंध में जानकारी दी है बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनका हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। श्री सिद्दीकी जी जिन्होंने EPS 95 के संबंध में जो महत्वपूर्ण जानकारी दी है संक्षिप्त शब्दों में, वो उसके लिए भी वो साधुवाद के पात्र हैं। और अंत में श्रीमती यमला साहू
जो शायद जुड़ नहीं पाई हैं, उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही साथ मैं अपने वरिष्ठ नागरिक महासंघ के अध्यक्ष श्री देवराज साहब का, महासचिव श्री लालचंद जैन जी का, और सबसे ज्यादा धन्यवाद के पात्र हैं श्री पीएल सोनी जी, जिन्होंने इस साइबर के माध्यम से हम सबको एक साथ जोड़ा और लगातार 22 तारीख से सुबह और शाम हम सबको ट्रेन किया। साथ ही साथ राघवेंद्र दीवान जी को भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, और हमारे जितने भी सदस्य जो इससे जुड़े हुए हैं उन सबको भी धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि बगैर उनके हम ये सब काम नहीं कर सकते। एक बार पुनः आप सभी को धन्यवाद। ओवर टू सोनी जी। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। अब चूंकि इस 6 महीने के अंदर हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य 2 जिनकी मृत्यु हो गई है, छत्तीसगढ़ से विजय मल्हास और हमारे मैं समझता हूं वो संघ के अखिल भारतीय एस्कान के सचिव अथवा अध्यक्ष से थोड़ा सा मुझे जानकारी का अभाव है, मिस्टर कास्कीकर। तो मैं चाहूंगा कि हम अपनी जगह पे 30 सेकंड के लिए खड़े होकर मौन धारण करके उनको श्रद्धांजलि दें और उसके बाद हम अपना कार्यक्रम समाप्त करते हैं। तो मिस्टर कास्लीकर और विजय मल्हास के लिए अपने स्थान पर खड़े होकर आप सभी श्रद्धांजलि देंगे। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और मैं ऐसा समझता हूं कि आप सभी ने कार्यक्रम से कुछ ना कुछ जरूर हासिल किया होगा। आज का सेशन यहाँ समाप्त करता हूं। आप सभी का यहाँ पर उपस्थित होने के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और आज की सभा समाप्त करने की घोषणा करता हूं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।